हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 2 मार्क्स का आज का जो 5 से 6 क्वेश्चन है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है, सॉल्यूशन चैप्टर से लिए हैं ये वाला क्वेश्चन बच्चों। ये जो आज 5 क्वेश्चन बताएंगे, इस 5 से बच्चों 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर से 4 मार्क्स का यानी 2 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग बोलते हैं सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव के बाद ही जो आता है, तो बहुत ही ये जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैंने डाला था कम्युनिटी टैब पे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, तो 25 लोगों ने बोला कि हाँ चाहिए। तो देखो, अब चाहिए तो इसको अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आपको ऑब्जेक्टिव देखते हो उतना भी आपको 2 मार्क्स वाले भी देखने पड़ेंगे और 5 मार्क्स वाले भी आपको करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के 60 के आसपास अराउंड आपको नंबर मिलेगा। देखो बच्चों, आज 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 का 5 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। ये क्वेश्चन दो बार पिछले 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है और है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। व्हाट आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको MVVI लगा के रखना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो देखो आपको कैसे लिखना है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, एक तरफ आपको लिखना है आदर्श घोल, एक तरफ लिखना है अनादर्श घोल, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श घोल क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आदर्श घोल में कि प्रत्येक सांद्रण पे राउट के नियम का पालन करता है। आदर्श का नियम बच्चों क्या करता है, हर एक कंसंट्रेशन पे राउट्स लॉ के नियम का पालन करता है ये। और अनादर्श घोल क्या होता है कि राउट के नियम का पालन नहीं करता है। जो पालन नहीं करे उसे क्या बोलते हैं, अनादर्श घोल, और जो पालन करता है राउट के नियम का उसे क्या बोलते हैं, आदर्श घोल। दूसरा बात करते हैं, ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है ना तो उत्सर्जन होता है। ये मतलब ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है ना ही उत्सर्जित होती है। अच्छा, जैसे ऊष्मा का एक अवशोषण का एग्जाम्पल देते हैं, चीनी पानी। जैसे पानी में अगर हम चीनी या ग्लूकोज घोल देते हैं तो देखना गिलास हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा साइड में, यानी वो ऊष्मा को क्या किए, अपने में एब्जॉर्ब किए, तो उसे क्या बोलेंगे, अवशोषण। उत्सर्जन, जैसे पानी में अगर हम इस पानी में अगर हम HCl डाल दें या इस पानी में अगर हम चूना डाल दें तो ये क्या होगा बच्चों, हीट हो जाएगा, तो हीट ये रिलीज करने लगेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो आदर्श घोल में बच्चों ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना तो उत्सर्जन होता है, और अनादर्श घोल में अवशोषण और उत्सर्जन दोनों होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदर्श घोल में ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है ना तो उत्सर्जन होता है, और जो आपका अनादर्श घोल है इसमें दोनों होता है, मतलब अवशोषण भी होता है उत्सर्जन भी होता है। विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब एक पानी का यहाँ तक अगर वाटर एक बीकर में, इसमें अगर हम कोई भी लिक्विड डालें ऊपर से, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाए, मतलब ये बोल रहा है लगभग सेम ही रहना चाहिए। आदर्श घोल में कुछ अब मिलाते हैं कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो बोल रहा है कि इसका आयतन जो वहाँ पे सॉल्यूट रखा हुआ या सॉल्यूशन जो घोलक रखा हुआ है उसका जो है आपका आयतन में चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अनादर्श घोल में क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होती है। ठीक है, आयतन में परिवर्तन होती है और आदर्श घोल में आयतन में परिवर्तन नहीं होती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ठीक है, तो बेंजीन और टॉलिन ये जो है आपका आदर्श घोल का एग्जाम्पल है। और अनादर्श घोल में बात करते हैं तो अभी बात किए थे वाटर और HCl। वाटर और HCl बच्चों ये क्या होता है, अनादर्श घोल होता है। जैसे हम पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं तो ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित हो जाती है। कोई भी सॉल्यूशन आदर्श नहीं होता है। बेंजीन और टॉलिन भी 90% जो है बच्चों ये आदर्श होते हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन ऐसा आदर्श नहीं होता है, आइडियल चीज। ठीक है, तो बेंजीन और टॉलिन 90% आदर्श होते हैं और 10% इसमें भी विचलन देखने को मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक 2 मार्क्स का हम करवा दिए। नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लिए हुए हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म क्या, उदाहरण दे। व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है और 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव में पूछता है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, तो याद रखना बच्चों, ये डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अच्छी तरीके से। अगर एक लाइन में पूछे वो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, तो केवल विलय के अणु या कणों की मात्रा पे जो गुण निर्भर करता है उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, केवल
विलय के अणु या कणों की मात्रा पे जो गुण निर्भर करता है उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब इसको आपको बना के लिखना पड़ेगा शुरू से अंत तक। तो अवापशील विलय युक्त, अवापशील विलय मतलब जो कि नॉन वोलाटाइल हो, जिसे बाहर में खुले में रखने पे वो कुछ देर में गायब ना हो जाए या उड़ नहीं जाए। जैसे पेट्रोल को कुछ देर में गायब बाहर में रख देंगे तो उड़ जाएगा वो, तो वो हो जाता है बच्चों वापसील विलय। तो इसमें कैसा विलय होना चाहिए? अवापसील विलय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अवापसील विलय युक्त विलय कुछ विशेष गुण दर्शाता है जो केवल अणु या जो केवल विलय के अणु या कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इन गुणों को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको पता होना चाहिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी काम देगा। जैसा कि हम करवा चुके हैं, ये 4 पूछिए, 4 आपको ऑप्शन नंबर में दे देगा, एक गायब कर देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये 4 अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। परासरणी दाब को परिभाषित करें। डिफाइन ओसोमोटिक प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और पूछ सकता है आगे भी। तो ओसोमोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध परागरम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं। एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि कौन से कण जो होते हैं वो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाते हैं। तो केवल विलायक के कण, याद रखना बच्चों, केवल विलायक के कण ही कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध परागरम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं। उसे परासरण ओसोमोसिस कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को परासरण दाब, जिसे ओसोमोटिक प्रेशर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध परागरम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं। अब स्वतः गति करते हैं तो उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? एक बाह्य दाब का प्रयोग करते हैं जिसे परासरण दाब या ओसोमोटिक प्रेशर कहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ देगा, 100% आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। जो नहीं समझे होंगे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से बता देंगे। लेकिन ये 5 का 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से रट के रखना है, क्योंकि इन 5 में से आपको 1-2 क्वेश्चन 100% पूछेगा। अब ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एप्लीकेशन है ये हेनरी लॉ का। समुद्र के अंदर गोताखोरों के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिश्रित रहता है, कारण बताएं। तो ऑक्सीजन के साथ आपको याद रखना है, पहले हीलियम मिला रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिला रहता है? हीलियम मिला रहता है। ये बात आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठा के चलना है। तो एक कारण पूछ रहा है, हीलियम इज ऑल्सो मिक्सड विद ऑक्सीजन इन द ब्रीथिंग अपरेटस ऑफ द ड्राइवर इनसाइड द सी, एक्सप्लेन द रीजन। तो एक बात पहले आपको यहाँ से बता दिया कि हीलियम मिला रहता है, ये गैस अगर ऑप्शन में दे देगा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको वहाँ पे हीलियम को टिक करना है। तो होता क्या है, जैसे जब समुद्र में गोताखोर जाते हैं, जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों का घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। होता क्या है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो गैस जो है शरीर में ज़्यादा घुलने लगता है। अभी हम लोग नॉर्मल प्रेशर पे बच्चों, लेकिन समुद्र के अंदर जैसे जाते हैं वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है वहाँ पे। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होता है शरीर में गैस उतना जल्दी घुलने लगता है। तो समुद्र के दाब में अधिक होने के कारण वायुमंडलीय गैसों के रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। जब गोताखोर बाहरी सतह की ओर आने लगते हैं तो दाब कम होने लगता है। अब जब वो बाहरी सतह की ओर, क्योंकि जीवन भर तो समुद्र में रहेगा नहीं, कभी न कभी बाहर तो आएगा वो, तो जब वो बाहर की ओर आने लगता है तो रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजन, देखो दिक्कत हो जाती है नाइट्रोजन गैस में। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है यहाँ पे इस कारण से दिक्कत हो जाता है। जो नाइट्रोजन गैस होता है बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड में घुल जाता है, हमारी बॉडी में घुल जाता है। तो जैसे बाहर आता है तो प्रेशर कम होता है, तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, जिसमें कोशिकाओं में रुकावट हो जाती है और वेंटस नाम की बीमारी होती है। ये बीमारी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक बार एम्स में बहुत पुराना 2005-6 में पूछा था कि कौन सी बीमारी हो जाती है गोताखोरों को, तो याद रखना वेंटस नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को बचने के लिए गोताखोरों द्वारा टैंक में हीलियम गैस मिलाया जाता है, बस यही आपको लिखना है। और वेंटस नाम की बीमारी बच्चों नाइट्रोजन गैस के कारण होती है। नाइट्रोजन गैस जब बाहर आते हैं गोताखोर अपना समुद्र का सारा काम करके, जो जिस पर्पज से जाते हैं वो,
तो जैसे बाहर आते हैं तो समुद्र में तो ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो ज़्यादा ब्लड में नाइट्रोजन घुल जाता है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, अब बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो जो बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन शरीर में हो जाएगा तो नसें क्या होगी, वेंटस बीमारी में क्या होता है, शरीर की नसें फटने लगती है। ओके, शरीर की नस फट जाती है, फिर नाक से ब्लडिंग आने लगता है और आदमी वही मर जाता है। तो ये जो बीमारी ना हो, इस बीमारी को बचने के लिए गोताखोर द्वारा टैंक में हीलियम गैस मिलाया जाता है। हीलियम कैसा होता है बच्चों, और क्रियाशील गैस होता है, ठीक है, इनर्ट गैस होता है। इसका सिंबल क्या होता है, He। अब ये प्रश्न भी बहुत अपने में इंपॉर्टेंट है। मोलरता तथा मोललता में अंतर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलैलिटी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे भी MBBI, ये जो हम 5 का 5 क्वेश्चन बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक न एक प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में 100% पूछेगा। तो देखो आपको कैसे लिखना है, तो इस तरह से ही लिखना है। जब भी आपको डिफरेंस पूछे तो बीच में से लकीर खींच देना है यहाँ पे स्केल से, और दोनों तरफ लिखना है। तो मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलियन में विलीन। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 लीटर, मोलरता जब भी बात करेंगे तो लीटर में बात करते हैं। 1 लीटर विलियन में विलीन, विलय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर विलियन में, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ पे सॉल्यूशन का बात कर रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का बात कर रहा है, और यहाँ पे 1 किलोग्राम है, यहाँ पे 1 लीटर है। तो 1 लीटर विलियन में विलीन, विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। बस डिफरेंस यहीं तक है, बाद बाकी सब सेम है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। तो विलय का मोल की संख्या इधर भी है, विलय का मोल की संख्या इधर भी है। डिफरेंस कहाँ है, तो शुरू में ही डिफरेंस है। मोलरता में 1 लीटर विलियन में विलीन, और मोललता में 1 किलोग्राम विलायक में विलीन। बस यही 2 डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना, बाद बाकी दोनों में सेम है। बताए थे ताप के साथ परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो नंबर ऑफ मोल अपॉन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम इसका डेफिनेशन ये लिखें, अच्छा मोल ऑफ किसका, तो सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। आपके बुक में ये अच्छे से लिखा होगा सबका डेफिनेशन फॉर्मूला, तो आपको अच्छे से लिख लेना है। और ऐसे बता दे रहे हैं मोल ऑफ, विलय की मोलों की संख्या, यहाँ पे लिख लेना बच्चों, विलय की मोलों की संख्या ऊपर में, विलय की मोलों की संख्या। अब बटे में क्या लिखेंगे, तो विलियन में, तो विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलय की मोलों की संख्या, दोनों जगह सेम रहेगा, ये चीज़ यहाँ भी रहेगा। अब बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में होना चाहिए। तो अब बताते हैं ताप के साथ परिवर्तित कौन होता है, तो ताप के साथ परिवर्तित वही होता है जिसके फॉर्मूला में लीटर आता है। जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाएगा वो ताप के साथ परिवर्तित होगा। जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होगा। ये ट्रिक है, आपको बता दिए। यहाँ पे क्या होगा, जो मोललता है ये जो होता है बच्चों ताप के साथ या ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। मोललता को हम लोग छोटी m से दर्शाते हैं और मोलरता को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा SI यूनिट आपके 11-12 में कैपिटल M वाला ही हुआ है, मोलरता का ही हुआ है। तो आपको याद रखना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये 2 डिफरेंस आपको बता दिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रश्न अभी और करवा देते हैं, एक एक्स्ट्रा छठा प्रश्न, जो कि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। देखो बच्चों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि समपराशरी घोल किसे कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कम से कम याद रख लो। 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, फंस जाएगा एग्जाम में। सारा का सारा क्वेश्चन बच्चों इजी वाला लिए हैं कि जो आप कंफ्यूज नहीं हो, पूछ देगा तो आप आराम से लिख सकते हो, ओके। तो समपराशरी घोल किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल है, ऐसे विलयन जिनका परासरण ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं, समपराशरी विलयन। एक एग्जांपल देते हैं, NaCl का जल में 0.91% विलयन मानव व्रत के साथ समपराशरणी होता है। ये वाला आपको अच्छे से याद रख लेना है, ये वाला आपको ये स्टेटमेंट
क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। NaCl में किसके साथ मानव रक्त, अच्छा पूछा जाएगा कि मानव रक्त किसके साथ संपराश्रयी होता है, तो NaCl का जल में 0.91% के साथ। तो आपको यहाँ पे ये वाला टर्म याद रखना है, ये वाला टर्म NaCl का जल में 0.91% विलियन मानव रक्त के साथ क्या होता है, संपराश्रयी होता है। अतः लाल रक्त कोशिकाएं ना तो सिकुड़ती है ना तो फूलती है, क्योंकि कैसा होता है बच्चों, संपराश्रयी होता है। इसलिए जो हमारे ब्लड में RBC होता है वह ना तो सिकुड़ती है ना तो फूलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बता दिए ये वाला। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम कर देगा और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि संपराश्रयी घोल किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो उदाहरण भी आपको याद रखना। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। देखो अगले वीडियो में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा देंगे 1, 2 एंड 3 चैप्टर का। जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 चैप्टर कम से कम 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चैप्टर का करवा देंगे, ओके। और केमिस्ट्री का तो हम करवा ही रहे हैं, केमिस्ट्री का तो अच्छे से करवा रहे हैं, हिंदी का भी हम डाल रहे हैं वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो पुराना वीडियो डाल चुके हैं ऑब्जेक्टिव वाला 2025 के एग्जाम के लिए, वो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको बहुत एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।